गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार मैट्रिक बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन बतला रहा हूं। मेरी बात को आप गौर से सुनिए और बोर्ड पर ध्यान से देखिए। आप बड़े आसानी से सवाल को समझ जाइएगा। इन सभी प्रश्नों का आपकी बोर्ड परीक्षा जो फरवरी से आयोजित होने जा रही है उसमें आने की पूरी संभावना है। तो पहला प्रश्न कहता है, सिद्ध करना है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो दो भुजाएं एक ही अनुपात में मतलब समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो हम देखिए इस सवाल को हम हल करते हैं। ये मेरा एक त्रिभुज है। त्रिभुज है तो त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है। ये हम लिए त्रिभुज ए बी सी। अब इस त्रिभुज की एक भुजा BC के समानांतर एक रेखा हम खींचते हैं DE। पहली भुजा BC के समांतर खींचे DE, तो बाकी जो दो भुजा बचा AB और AC, ये बाकी दो भुजा को D बिंदु पर E बिंदु पर समान अनुपात में बांट देगा। ये जो सवाल का उसका ये डायग्राम बना, तो उस डायग्राम को पहले स्वीकार करेंगे। तो रेखा गणित है तो ज्यामिति को मान के पढ़ा जाता है। तो माना कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, तो हमें सिद्ध करना है कि AD अनुपात DB, अनुपात मतलब बट्टा, AD बट्टा DB बराबर AE अनुपात EC मतलब AE बट्टा EC। अब इस बात को साबित करने के लिए इस फिगर में इस आकृति में जोगाड़ लगाएंगे। उस जोगाड़ को बोलेंगे रचना। क्या किए, D बिंदु से सामने वाली भुजा AC पर एक लंब डाले DM, तो ये मेरा कोण हो गया लंब कोण 90 डिग्री। और E बिंदु से सामने वाली भुजा AB पर एक लंब डाले तो मेरा EN, तो ये मेरा कोण हो गया लंब कोण 90 डिग्री। D से मिला दिए C को और E से मिला दिए B को। इसको बोलेंगे रचना। तो रचना में क्या किए, DM लंब डाला AC पर, तो मेरा कोण M हो गया लंब कोण 90 डिग्री। और EN लंब डाला AB पर, EN लंब डाला AB पर, तो मेरा कोण N हो गया 90 डिग्री मतलब लंब कोण। और DC और BE को मिला दिया, तथा BE और DC को मिला दिया। ये जो प्रमेय है इसको थेल्स का प्रमेय भी कहा जाता है। यूनान के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्हीं के नाम पर इसको थेल्स का प्रमेय भी कहा जाता है। अगर आपको परीक्षा में पूछे कि थेल्स का प्रमेय सिद्ध करो तो आप ऐसे ही सिद्ध कीजिएगा।
अब यहाँ से हम देंगे, प्रूफ करेंगे हम। तो त्रिभुज ADE में मेरा है ना, ये लंब डाले हैं वी पर, तो ये क्या है मेरा, ये A से लेके B तक पूरा मेरा आधार है। और फिर हम DM लंब डाले हैं AC पर, तो ये मेरा क्या है, ये आधार है। तो त्रिभुज ADE ले रहे हैं, फिर त्रिभुज लेंगे DBC। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुना लंब। तो 1/2 और आधार है मेरा AD और लंब है मेरा EN। और हम लिखते हैं त्रिभुज DBC, तो मेरा DB आधार हो जाएगा और ये जो है EN लंब है पूरे AB तक के लिए है। त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुना लंब, 1/2 गुना DB गुना EN। अब अनुपात लेना है, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अनुपात मतलब बट्टा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल कर देते हैं। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अनुपात मतलब बट्टा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है 1/2 गुना AD गुना EN बट्टा 1/2 गुना त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल है 1/2 गुना DB गुना EN। 1/2 में 1/2 काटे, EN में EN काटे, तो हमको हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर, कट करके बचा AD बट्टा DB। इसको समीकरण नंबर 1 कीजिए। अब हम दाएं तरफ का काम करेंगे। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल लेंगे तो आधार होगा AE और लंब होगा MD या DM। पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुना लंब, 1/2 गुना AE गुना DM। फिर लेते हैं त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल। त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने लंब। तो 1/2 गुने आधार हो जाएगा EC और लंब मेरा वही MD है या DM है। ये लंब पूरे आधार A से लेकर के C तक के लिए है। EC गुने DM और अनुपात मतलब इतना बट्टा इतना कर देंगे। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AE गुना DM बट्टा 1/2 गुना EC गुना DM। DM में DM कटा, 1/2 में 1/2 कट गया, तो क्या बचा
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल बराबर कट करके बचा AE बट्टा EC। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखते हैं। मेरा बाएं तरफ है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, और बाएं तरफ है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल। तो चूंकि DE और BC समानांतर है, इसलिए त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल और त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल भी समान होगा। मतलब कि मेरा बाएं तरफ का बात है बराबर, तो दाएं तरफ का भी बात बराबर होगा। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, और यही बात हमको प्रूव करना था, जो प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। आप सभी परीक्षार्थियों से मेरा निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी को फायदा हो जाए। ये वेरी इम्पोर्टेंट बोर्ड मॉडल्स क्वेश्चन का आपको मैं आंसर बतला रहे हैं। अब दूसरा सवाल पर ध्यान दिए। दूसरा प्रश्न कहता है, यदि दो वृत्त, दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है, एक केंद्रीय मतलब समकेंद्री हो, तो सिद्ध करो कि वृत्त की एक जीवा तो सिद्ध करो कि बड़े वृत्त की एक जीवा जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, अपने स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। बोर्ड पर ध्यान से आप देखिए। ये मेरा बड़ा वृत्त है, ये मेरा बड़ा वृत्त है C1, जिसका केंद्र है O, और एक मेरा छोटा वृत्त है, एक मेरा छोटा वृत्त है C2, इसका भी केंद्र है O। दोनों समकेंद्रीय है, और बड़ा वृत्त की एक जीवा है, ये हम लिए जीवा AB। ये जीवा है बड़ा वृत्त C1 का, ये बड़ा वृत्त C1 का ये जीवा है AB, जो छोटे वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। ये छोटा वाला वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करते हुए जा रहा है, तो ये छोटा वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये बिंदु P जो है, ये मेरा स्पर्श बिंदु है, ये बिंदु P है मेरा स्पर्श बिंदु, और ये स्पर्श रेखा है PB। तो कहता है
कि ये अपना स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। बड़े वृत्त की एक जीवा जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये छोटा वृत्त C2 का ये जीवा AB स्पर्श रेखा है, ये अपने स्पर्श बिंदु P पर समद्विभाजित हो जाता है। ये जीवा मतलब कि AP बराबर PB हो जाएगा। तो इसको स्वीकार करते हैं। माना कि C1 बराबर बड़ा वृत्त जिसका केंद्र O और C2 बराबर छोटा वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है, क्योंकि संकेंद्रीय है ना। C1 तथा C2 बराबर क्या है, ये संकेंद्रीय वृत्त है। दोनों वृत्त का केंद्र समान है, बिंदु O है। AB बराबर क्या है, बड़ा वृत्त C1 की जीवा, और AB और P है मेरा क्या, स्पर्श बिंदु। तो AB क्या है, छोटा वृत्त की स्पर्श रेखा, मतलब AB जो है ये बड़ा वृत्त C1 का जीवा है, लेकिन ये छोटा वृत्त C2 का स्पर्श रेखा है, और P है स्पर्श बिंदु। तो हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु P जीवा AB को समद्विभाजित करेगा। मतलब PA बराबर हो जाएगा PB, ये PA बराबर हो जाएगा PB। तो ये स्पर्श रेखा, ये जीवा जो है AB P बिंदु पर समद्विभाजित हो जाएगी। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं। ये O से मिला दिए P को, ये छोटा वृत्त की त्रिज्या है। A से मिला दिए O को, O को मिला दिए B से। त्रिज्या OA, OB तथा OP को मिला दिया। ये मेरा केंद्र है बिंदु O। अब हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होता है वो स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। ये स्पर्श कोण हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, और ये भी स्पर्श कोण मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP में तुलना करते हैं। तो ये OP भुजा दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है, और 90 का सामने वाला भुजा ये कर्ण हो गया, और जो कि त्रिज्या भी है। 90 का सामने वाला भुजा ये OB जो है सो कर्ण हो गया, और ये त्रिज्या भी है। और वृत्त की त्रिज्या होता है समान, वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज है, और दो भुजा समान है। तो RHS के अनुसार दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। तो
तो ये पी ए पी बी बराबर हो जाएगा त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में कोण BO कोण BPO बराबर कोण APO बराबर, ये दोनों क्या है, स्पर्श बिंदु पर कोण बन रहा है, यह स्पर्श कोण है और स्पर्श कोण होता है 90 डिग्री समकोण। तो OA बराबर OB, ये कर्ण भी है और त्रिज्या भी है, और OP बराबर हो गया OP, ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है, इसीलिए RHS के अनुसार त्रिभुज AOP सर्वांग-सम त्रिभुज BOP, और इसीलिए PA बराबर हो गया PB, और यही बात हमको साबित करना था। और अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन 3, कहता है एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए, इसको हल करते हैं, बोर्ड पर ध्यान से अब देखिए। एक मीनार है, ये है मेरा मीनार, और इसकी ऊंचाई दी हुई है, मीनार की ऊंचाई दी हुई है। कहता है यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो, ये मीनार की ऊंचाई दी हुई है 60 मीटर, इस मीनार का AB की ऊंचाई दी हुई 60 मीटर, और एक भवन है, ये CD क्या है, ये भवन है। इसी भवन की ऊंचाई निकालना है हमको। इस भवन की ऊंचाई को हम मानते हैं H मीटर, और ये दोनों मीनार और भवन की बीच की दूरी को हम मानते हैं X मीटर। ये मेरा मीनार का है शिखर,
और ये है मेरा बिंदु सी जो है, ये भवन का शिखर है। और बी बिंदु है मीनार का पाद, और डी बिंदु है भवन का पाद। कहता है मीनार के पाद से भवन की शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का पाद बिंदु बी से भवन का शिखर बिंदु सी का ये उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। अब फिर कहता है कि भवन के पाद से मेरा भवन का पाद है बिंदु डी, और मीनार के शिखर का, ये मीनार का शिखर है ए, ये उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो एक बार हम समकोण त्रिभुज ए बी डी लेंगे तो मेरा ये जो कोण है बी 90 डिग्री होगा, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये ए डी कर्ण हो जाएगा। और जब समकोण त्रिभुज हम सी डी बी लेंगे तो मेरा ये वाला कोण जो हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 का सामने वाला ये भुजा बी सी मेरा काम करेगा कर्ण का। और जब ये 30 डिग्री लेंगे तो इसका सामने वाला भुजा ये सी डी जो है ये मेरा काम कर जाएगा लंब का। और जब समकोण त्रिभुज सी डी भी लेंगे तो ये 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ये मीनार काम कर जाएगा हमको लंब का। और ये मेरा भुजा बी डी जो है ये मेरा काम करेगा आधार का। तो ये सवाल था, उसका हम फिगर बनाए, इस फिगर को मानते हैं। माना कि ए बी ये है मेरा मीनार और ये है 60 मीटर। सी डी जो है मेरा ये है भवन, इसको हम माने h मीटर। बी से लेकर के डी तक को, भवन से शिखर के बीच की दूरी को हम माने x मीटर। कोण सी बी डी मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण सी बी डी बराबर 30 डिग्री। ये है मीनार के पाद बिंदु बी से भवन का शिखर। सी का उन्नयन कोण, और कोण ए डी बी ये माने हम 60 डिग्री। कोण ए डी बी ये है मेरा 60 डिग्री, और ये है मेरा भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। भवन के पाद बिंदु डी से मीनार का शिखर ए का उन्नयन कोण। हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ए बी डी, या पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज सी डी बी। समकोण त्रिभुज सी बी डी में मेरा कोण बी है 90 डिग्री। तो कोण बी का सामने वाला ये कोण सी बी डी में ये मेरा बिंदु डी पर बन रहा है 90 का कोण।
त्रिभुज सी या समकोण त्रिभुज BDC लिखते हैं। BDC में कोण D है मेरा 90 डिग्री, तो मेरा BC हो गया कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा। तो इस कोण CBD बराबर ये 30 डिग्री के लिए, कोण CBD बराबर 30 डिग्री के लिए, ये कोण 30 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा ये CD लंब हो गया, और इसको हम माने हैं H मीटर। और ये तो मेरा BC तो कर्ण में चला गया, ये मेरा BD आधार बचा, इसको हम माने हैं X मीटर। तो लंब और आधार का संबंध है tan के साथ, तो tan 30 बराबर लंब बट्टा आधार, tan 30 होता है 1/√3, लंब है मेरा H और आधार है X, इसको बज गुना करते हैं, क्रॉस गुना, तो X गुना 1 हो गया X और √3 गुना H हो गया √3H। इसको समीकरण 1 किए। अब त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज लेंगे। अब समकोण त्रिभुज ABD में मेरा कोण B है 90 डिग्री, तो 90 का सामने वाला भुजा ये AD कर्ण हो गया। तो हमको लेना है ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री लेना है, कोण ADB बराबर 60 डिग्री। तो इसके सामने वाली भुजा AB लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण में चला गया, ये जो बचा सो आधार बचा। कोण ADB बराबर 60 डिग्री के लिए कोण ADB, इस कोण का ठीक सामने वाली भुजा AB लंब हो गया, और ये है मेरा 60 मीटर, और ये BD आधार हो गया। इसको हम माने हैं X मीटर, तो tan 60 डिग्री हो गया लंब बट्टा आधार AB बट्टा BD, AB का मान 60 और BD का मान X। tan 60 होता है √3, 60 बट्टा X, या √3 के नीचे 1 छिपा हुआ है, 60 बट्टा, और X का मान हमको है √3H। इसको क्रॉस गुना करते हैं, या X गुना √3 बराबर 60 गुना 1, और X का मान है √3H, वो X के जगह पर बैठा देते हैं, X के जगह पर बैठा दिए √3H, 60 का 60 है ना। समीकरण 1 से हम X का मान बैठा दिए √3H, तो √3 गुने H, X का मान बैठा दिए √3H, गुने √3 बराबर 60 का 60, या √3 गुना H बराबर 60, 3 3 9 का वर्गमूल हो गया 3 बराबर 60, या H बराबर 60,
ये 3 गुना है, बराबर के दाएं लाए तो भागा माने बट्टा हो गया, 3 से काट दिए। h का मान आ गया 20। इसीलिए भवन की ऊंचाई, अब भवन की ऊंचाई ये CD को हम h माने थे, CD को हम h माने थे और h का मान आ गया 20 मीटर और ये आपका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ ये सारा भिविया सवाल आप समझ गए होइएगा, लेकिन 3-4 बार रफ बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारे पुराने वीडियो को भी वॉच कीजिए, अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।